मैं हूं नितेश कुमार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान में 22 मार्च से रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अजमेर शहर भी उन 8 शहरों में शामिल है जिनमें नाइट कर्फ्यू लागू होगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है। राजस्थान के 8 शहरों में रात 10 बजे बाद बाजार बंद हो जाएंगे। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हमारी लापरवाहियां हमें नाइट कर्फ्यू की तरफ ले गई। स्वामी न्यूज सरकार और समाज का हर तबका समझाता रहा कि कोरोना गाइडलाइन का फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाए रखिए, लेकिन जनता की लापरवाही ने आज नाइट कर्फ्यू लगा दिया। राजस्थान सरकार का अभी आदेश आया है जिसमें बताया गया है स्पष्ट तौर पे राजस्थान के 8 शहर जिसके अंदर जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर मिलाकर इन 8 शहरों के अंदर रात 10 बजे बाजार बंद हो जाएंगे और 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव शर्मा। राजीव जी, आपके पास क्या जानकारी इस मामले में? जी बढ़ाना जी, जिस प्रकार से जो सरकार की जो गाइडलाइन थी, जो मुख्यमंत्री ने कहा गया था कि 2 दिन वॉचिंग करेंगे, जिस प्रकार से जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने भी इस संबंध में पूर्ण जानकारी दी थी कि हम 2 दिन वॉचिंग करेंगे। उसके बाद में अगर कोरोना के केसेज अगर इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं हमें लेकर के इसको सख्त होना पड़ेगा, जनता के प्रति सख्त होकर के, और हमें नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। और वो बात बिल्कुल हकीकत हो गई। जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठकें लगातार चल रही थी इस संबंध में कि जो कोरोना के संक्रमण के जो केस हैं वो शहर अजमेर को लेकर के और अजमेर जिले से काफी केसेस सामने आ रहे थे, उनको देखते हुए ये जो निर्णय लिया गया है, पूर्व में ये बैठक में पहले तय हो चुका था, लेकिन जो सरकार की तरफ से उसमें वॉचिंग चल रही थी और 2 दिन की वॉचिंग करने के बाद में ये तथ्य निकल करके सामने आए कि कोरोना संक्रमण जो है वो रुकाव नहीं हो रहा है और लोग मास्क और सैनिटाइजर के प्रति जो है अभी भी बेरुखी दिखा रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं। उसी के चलते सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से रात्रिकालीन ये कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल से ये प्रभावी हो जाएगा, जिसमें रात्रि को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रखा गया है। इसमें देखा जाए जो शादी विवाह समारोह स्थल है, इसमें जो संख्या रखी गई है ये 200 व्यक्तियों की संख्या रखी गई है। और जो जैसे किसी की अंत्येष्टि होती है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 20 व्यक्ति से ज्यादा की संख्या नहीं रखी गई है। अगर उसमें संख्या ज्यादा बढ़ाई जाती है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार अगर 200 से ज्यादा व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार से जो सरकार की गाइडलाइन है और भी जो महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिए गए हैं उसमें है जो सभी संस्थान है उसमें मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी। और इन्हें जो है सीज भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए जो ये प्राइवेट संस्था है, जो किसी भी प्रकार की हैं संस्थाएं, अगर उनमें इनका नियमों का पालन नहीं किया गया तो इन्हें कहीं ना कहीं एक जुर्माना लगा करके इन्हें सीज किया जाएगा। और जो प्राथमिक स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल है बच्चों के हैं, आगामी आदेश तक ये भी बंद रहेंगे। इससे ऊपर की जो कक्षाएं हैं उसमें कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। और इसमें दूसरी जो बात रखी गई है वो स्क्रीनिंग और रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य मानी जाएगी। जो स्कूल प्रशासन है, जो अपर क्लासें हैं, उसमें इनमें रैंडिंग और स्क्रीनिंग करना अति आवश्यक रहेगा। अभिभावकों की जो लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थाओं में आ सकेंगे। अभिभावक की मंजूरी के बिना बच्चे स्कूल में नहीं आ पाएंगे, इसलिए प्रशासन ने स्कूलों को भी इस संबंध में पाबंद किया है। कक्षा में 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। जिस प्रकार से पहले 60, 70, 80 तक जो स्टूडेंट है वो एक साथ बैठ जाया करते थे, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंस की पालना अति आवश्यक कराई जाएगी, जिसमें 50 छात्रों के अलावा बैठना अनिवार्य नहीं होगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि 200 जो व्यक्ति हैं वो विवाह समारोह में और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल से भी दी जा सकेगी। इस बार उन्हें परमिशन लेने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पहले चल रही थी, लेकिन अभी बीच में इसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी और जो प्रशासन से लोग अनुमति नहीं लेकर के डायरेक्ट विवाह शादी समारोह कर रहे थे, उस हिसाब से इसमें रखा गया। दूसरा जो है समारोह में भी जो हॉल की जो क्षमता है वो 50% क्षमता तथा अधिकतम 200 लोगों के लिए अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन को पूर्व में सूचना देना अनिवार्य होगा।
1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्ति की ही सीलिंग होगी। और जो दूसरा है धार्मिक स्थल जो है वहां पर आयोजित होने वाले जो उत्सव है, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है कि होली का त्योहार भी आ रहा है और धार्मिक उत्सव भी आने वाले, चैत्र के नवरात्रे भी है, चेटी चंड भी है, तो उनको मद्देनजर देखते हुए जो है त्योहारों, मेलों आदि के संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराएं, आमजन भी परिवार सहित स्वयं के घर में दर्शन करें। यानी कि मंदिरों में किसी प्रकार की अगर भीड़ भाड़ ये नहीं मानी जाएगी, इसमें सुनिश्चित नहीं रखा गया है कि इस तरह की भीड़ भाड़ जो आयोजनों में होता है कि देखिए जो संक्रमण है वो संक्रमण किसी प्रकार से नहीं फैल सके। दूसरा जो है गहलोत ने अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने धार्मिक ट्रस्टों, प्रबंध समितियों एवं स्वयंसेवी संगठनों से अपील भी की है कि वे दर्शन करने वालों को मास्क एवं सैनिटाइजर आदि की समुचित व्यवस्था करें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी जहां भी जो दर्शनार्थी आते हैं उनको सोशल डिस्टेंस की पालना कराई जाए, मास्क के बिना उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए, और जो मंदिर का अहाता होता है, मंदिर का द्वार होता है, वहां पर सैनिटाइजर लेकर के जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, उन्हें खड़े होना अति आवश्यक है। नाइट कर्फ्यू की जो बाध्यता है ये फैक्ट्रियों में भी उनमें लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है। जिस प्रकार से किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हो रही है तो वहां पर इसकी बाध्यता लागू नहीं होगी, क्योंकि मजदूरों पर आर्थिक संकट गहरा सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, इसमें है रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था की गई है। साथ ही IT कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग और अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे। ये बहुत अच्छा एक निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि इनके ये जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था बिगड़ सकती थी, और नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें ये जो छूट दी गई है, जिसमें फैक्ट्रियां हैं और भी जो मॉल है, शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट है, वहां पर कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग को यहाँ लाभ पहुंचाते हुए रखा गया। लेकिन इसमें सभी संस्थाओं में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा इन्हें सीज किया जाएगा। जिस प्रकार से छूट दी गई है उसी प्रकार से सख्ती भी बरतने के लिए जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम जिस प्रकार से अगर छूट दे रहे हैं तो अगर आप इन नियमों की पालना नहीं करते हैं, चाहे वो शादी समारोह स्थल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग मॉल वगैरह हो, तो वहां पर इन्हें तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिस प्रकार से दूसरा जो है आगामी जो 25 मार्च है, इस 25 मार्च से जो राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यानी कि उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी, जो RT-PCR रिपोर्ट होती है। पूर्व में जो जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए जो है इसकी अनिवार्यता थी, अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। पहले चुनिंदा जो प्रदेश थे उन्हीं में अनिवार्यता थी, लेकिन अब समस्त प्रदेश से जो आने वाले हैं उनके लिए ये लागू कर दिया गया है, क्योंकि ये 2 रिपोर्ट का नेगेटिव होना अति आवश्यक रहेगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से ये रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो उन्हें किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो है एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर जो यात्री हैं उनकी भी जांच की जाएगी, जिस प्रकार पूर्व में की जा रही थी। जैसे जब एक जो लॉकडाउन का जो समय था, कोरोना काल, संक्रमण अपने चरम पर था, उस समय भी यात्रियों की जांच की जा रही थी, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, उसी प्रकार से उसमें सख्ती दिखाते हुए इनकी अनुपालना कराई जाएगी और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनकी तुरंत प्रभाव से जांच की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। यानी कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है और किसी प्रकार से कहीं संशय है तो उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा या शहर के अंदर ही। दूसरा जो है सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी पुनः प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि पहले एक परिवार का परिवार, एक समूह का समूह, एक क्षेत्र, एक मोहल्ला, अगर वहां कोई पॉजिटिव निकलता था तो आसपास के 20, 22, 25, 30 जो लोग हैं आसपास के क्षेत्र की, उनकी जांच होती थी और उन्हें तुरंत प्रभाव से क्वारंटाइन कर दिया जाता था। उसी प्रकार की ये नियमावली बना करके जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आदेश पारित किए हैं चिकित्सा मंत्री के द्वारा संयुक्त बैठक में, तो उसमें ये क्वारंटाइन की व्यवस्था वापस से पुनः वैसी कर दी गई है जिस प्रकार पहले क्वारंटाइन कर दिया जाता था। कार्यालयों के जो कार्मिक है उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों को बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए कार्यालय में आवश्यकता नहीं है तो एक साथ 30, 40, 50 जो कर्मचारी हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। कार्मिकों की आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें बुलाया जाएगा और कोई अति आवश्यक कार्य है तभी उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का डिपार्टमेंट हो। दूसरा, इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए
अधिकृत होंगे, यानी उन्हें स्वयं पावर दे दिया गया है कि वो स्वयं अधिकृत हैं, वो किसी प्रकार से भी निर्णय ले सकते हैं संख्या को घटाना या बढ़ाने में। दूसरा है, राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। बिल्कुल अति आवश्यक रूप से ये सख्त निर्देश कर दिए गए हैं कि ये 10 बजे बाद से बाजारों को बंद कर दिया जाएगा, जिसमें प्रमुख जो शहर हैं जिनमें ये लगाया गया है नाइट कर्फ्यू, उनमें है अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा विज्ञापन, रैली का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन ये निर्णय नहीं निकल पाया। इस प्रकार से ये प्रमुख जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रखी। अभी मैं दर्शकों को एक बार फिर जानकारी दे दूं कि नाइट कर्फ्यू लग गया, इस बारे में मुख्यमंत्री ने ट्विटर पे ट्वीट किया है। हम जल्दी वो ट्वीट आपके सामने लेकर आएंगे। और देखिए, ये ट्वीट आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आधिकारिक ट्वीट है कि अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा व कुशलगढ़ में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आगामी 25 मार्च से राजस्थान से बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आधिकारिक ट्वीट है ये। मुख्यमंत्री ने एक और ट्वीट किया है उसके बाद कि 26 फरवरी को 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान होने के पहले डीजल पेट्रोल के दामों में रोजाना बढ़ रहे थे। 15 दिन से पेट्रोल डीजल में करीब 5 रुपए महंगे हो गए थे। तब मोदी सरकार ने कच्चे तेल से महंगे होने और सरकार का निर्णय न होने की बात कही थी, लेकिन चुनाव ऐलान के बाद स्थिति बदल गई। ये चुनाव संबंधी एक ट्वीट और किया, लेकिन मैं वापस कोरोना संक्रमण से लेकर ट्वीट पे आ रहा हूं कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए प्रदेश की जीवन रेखा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आधिकारिक ट्वीट है, जिसके साथ वो आगे लिख रहे हैं कि राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे बाद बाजार बंद कर दिए जाएंगे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार दोबारा इस लाइन पे ध्यान दीजिए। राज्य के सभी नगरीय निकायों में, यानी आप ये ना सोचें कि इन 8 शहरों में अगर आपका शहर नहीं है तो वहां नाइट कर्फ्यू नहीं है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद कर दिए जाएंगे। तो लगभग उन शहरों में भी जो इन 8 शहरों में शामिल नहीं है, उनमें भी मुख्यमंत्री का ट्वीट ये साबित कर रहा है, ये कह रहा है कि वहां नाइट कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। 8 बजे बाद रात को वहां भी नाइट कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। मैं साथ ही इसके साथ और बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का ये पहला ट्वीट जो आया था, वो दोबारा मैं कहूंगा मेरे साथी को कि दोबारा उनको दिखाए वो ट्वीट जो मुख्यमंत्री ने पहला ट्वीट किया था। ये पहला ट्वीट जो मुख्यमंत्री ने किया, मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ देता हूं कि अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आप ये मान के चलें कि अगर आपका शहर इसमें नहीं है तो भी रात 10 बजे के बाद आपका शहर में बाजार बंद हो जाएंगे। दूसरी लहर को देख उसके बाद जो निर्णय आया वो दोबारा पढ़ देता हूं इसको कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश वासियों की जीवन रक्षा एवं जीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। साथ ही राज्य के सभी नगरीय निकायों में जहां पे नगर पालिका की व्यवस्था लागू है, उन सभी शहरों में, उन सभी छोटे कस्बों में, उन छोटे शहरों में भी ये रात्रि 22 मार्च को रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद कर दिए जाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या है कि नाइट कर्फ्यू इसलिए लगा है कि लोगों ने जैसे ये वैक्सीन आई ना, लोगों ने लापरवाही करी है, बहुत लापरवाही करी। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वैक्सीन आ गई तो इसका मतलब है कि मास्क पहनना नहीं है और ये सैनिटाइज करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। उनको लगा कि वैक्सीन आ गई तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अब कुछ नहीं है। लापरवाही कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले टाइम में वो समय वापस आ जाएगा, वापस पूरे दिन के कर्फ्यू लगेगा और वो पब्लिक है ना वापस वही परेशानी आ गई। अभी नहीं संभले तो फिर वो आगे और दिक्कतें आएगी। करके जितना मतलब कोरोना को इतना हल्का समझ रहे हैं, इन्हें 2 महीने भुगतने के बाद भी नहीं सुधरे हैं तो ये गलत है, इतना हल्का नहीं समझे। और इसका अगर अभी से भी ध्यान रखें, जैसे नाइट कर्फ्यू कल से लगने वाला है, वैसे 10 से सुबह 6 तक चलो कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा बहुत पब्लिक कम जाएगी, थोड़ा बहुत तो बचाव होगा। तो मेरे हिसाब से तो वैसे कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू लगाया तो उसमें थोड़ा बचाव तो होगा ही, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा होगा। और ऐसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, आज 44,000 केस मिले इंडिया में,
उस हिसाब से देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू अभी राजस्थान में कुछ शहरों में लगा है। तो अगर अभी से ही गाइडलाइन ध्यान रखेंगे, लोग बाग अपने मास्क वास्क पर ध्यान देखेंगे तो आगे आने टाइम में थोड़ा अपना बचाव होगा। और ये पब्लिक को अभी समझना चाहिए। मैं खुद मास्क पहन के रखा हूँ, हर जगह मास्क पहन के रखो तो अपने बचाव होगा। लोग बाग से मिलो जुलो, खाओ, हाथ मिलाओ वगैरह, थोड़ा बच के रहो। इसमें क्या थोड़ा अपने ही बचाव होगा। आज अपन नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा? आज अपनी जान से प्यारी और कुछ भी नहीं है दुनिया में। आज देखो तो हमारे खुद के एक दोस्त है, 44 साल का आदमी, कोरोना से उसकी डेथ हो गई। जयपुर भर्ती था, काफ़ी 4-5 पैसे लग गए उसके, नहीं बचा। हमने देखा है, मैंने कई लोगों को ऐसे मुंह से देखा है कि कोरोना तो है ही नहीं, दुनिया चूता बना रही है। कई ऐसे लोगों में देखा है, वो बेवकूफ़ समझते ही नहीं है, उनको लगता है कि बीमारी है ही नहीं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस परिवार में कोरोना हुआ है ना, उनसे जाकर पूछोगे बीमारी क्या चीज़ है। हाँ, ये ऑर्डर ठीक ही है, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि बाहर से जो भी आ रहा है वो जब इस सभी अधिकतर रात को ही आते हैं। क्या उनका ये होम क्वारंटीन 15 दिन का क्या, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा निर्णय है राज्य सरकार का। लेकिन ये 8 जिलों में से 8 जिलों के अलावा भी और भी कई जिलों ऐसे हैं जिसमें कोरोना का अधिकतर केस है, वहाँ भी राज्य सरकार को ये इसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। और दिन में भी इसमें हो सके तो दिन में भी कुछ पाबंदियाँ है, धारा है, ऐसे तो ये भी लगाने चाहिए। और बाहर से जो भी आता है दूसरे स्टेट से, वहाँ उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि उन पर विशेष ध्यान। तो बाहर जैसे महाराष्ट्र है और वहाँ से आने वालों को कोरोना राजस्थान में ज़्यादा फैल रहा है, तो उन पर ज़्यादा निगरानी रखी है। सर, मेरा राय है कि ये कर्फ्यू जो है वो लगना चाहिए। इससे क्या है कि जो जनता है वो जागरूक नहीं है, मास्क का भी यूज़ नहीं हो रहा है, ना उनको ये पता है कि भी कोरोना जिस स्पीड से फैल रहा है, तो उनको कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो लगाना चाहिए कर्फ्यू। मैं तो इसकी राय में सहमत हूँ। और ये जो कोरोना का संक्रमण अभी फैल रहा है, इसकी क्या कारण है? ये जो अभी ज़्यादा केस बढ़े हैं, इनकी साफ जाहिर है इससे कि जनता जो है वो जागरूक नहीं है और उनको अपनी चिंता नहीं है। सरकार कितनी अपनी कोशिश कर रही है और मास्क का यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए, जिससे कोरोना को जो है हम इसी तरह हरा सकते हैं। बाकी सरकार को अच्छा किया उन्होंने कि कर्फ्यू लगाया। एक बात है, सरकार ने अगर कर्फ्यू लगाया तो कुछ सोच के लगाया होगा, इसलिए हमें सरकार की जो भी भावना है और सरकार के साथ उनकी अनुपालना करनी चाहिए। और अच्छा है कि अगर हम लोग सरकार का साथ देंगे तो सब लोग सेफ रहेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि नाइट कर्फ्यू हो तो उसका अपने हृदय से दिल से पालन करें। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आसान हो गया है। ऐसा ही मामला रामगंज थाने में सामने आया, जहां व्हाट्सएप ग्रुप में समुदाय विशेष को लेकर मैसेज करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावना आहत करने का मामला रामगंज थाना क्षेत्र में सामने आया, जिसमें कंचन नगर निवासी अशोक कुमार मिश्रा द्वारा किसी व्हाट्सएप ग्रुप में धर्म विशेष की धार्मिक पुस्तक के लिए कुछ टिप्पणियां की गई थी, जिसको लेकर समुदाय द्वारा रामगंज थाने में शिकायत दी गई, जहां पर अशोक कुमार मिश्रा को थाने बुलाया गया। उसने अपनी मानसिक स्थिति ठीक न बताते हुए गलती से मैसेज फॉरवर्ड करना कबूला। उसके बाद उसने धार्मिक भावना आहत करने के लिए सभी से माफ़ी मांगी व लिखित में अपना माफ़ीनामा दिया। उसके बाद दोनों ही पक्षों में राजीनामा होने के साथ ही ये मामला शांत हो गया। बाई मिस्टेक मेरे से एक मैसेज गलत फॉरवर्ड हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे द्वारा इस ग्रुप में किसी धर्म विशेष को लेकर एक संदेश डाला गया था। इस संदेश से अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि इस संदेश को फैलाकर किसी धर्म के प्रति मैं असहमति प्रकट करूँ। मैं पुनः आप सभी समूह के लोगों से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे द्वारा जो संदेश भेजा गया था, उस संदेश की वास्तविकता जब मेरे द्वारा पता की गई तो वह सारी की सारी गलत थी। जो संदेश में भेजी गई थी वह गलत थी, वह संदेश फर्जी था जो मेरे द्वारा गलती से आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। मैं आप सभी सदस्यों से एक बार पुनः इस संदेश को लेकर क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा ऐसा कोई संदेश ग्रुप में प्रसारित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे कि कंचन नगर निवासी है अशोक मिश्रा जी, उन्होंने क्या कल रात को अपने मोबाइल में ग्रुप के अंदर डाला कि मैंने खुद ने कुरान पढ़ी है, कुरान के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई है
कि कुरान के अंदर मैंने पढ़ के ये जायज़ किया कि इसमें ऐसी बात लिखी है हिंदू भाइयों को परेशान करा जाए इसमें और हिंदू भाइयों को तकलीफ दी जाए। तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम वाले कोई मैटर ही नहीं। कुरान तो 1400-1500 साल पुरानी हमारी 1400 साल पुरानी हमारी कुरान है, उसमें क्या लिखेंगे क्या बोलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। अब वो आए हैं यहाँ पे थाने पे आके ये बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला है वो मेरे से गलती से बोला गया, मैंने कोई कुरान नहीं पढ़ी है और ये मैंने मेरे मन से बातें बोली है, मेरा दिमाग थोड़ा सा असंतुलित था, डिस्टर्ब था, तो मैंने ये चीज़ें लिख दी। उसके लिए मैंने क्षमा मांगता हूँ और मैंने जिस पूरे जितने भी भाई हैं उनसे सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, जितने भी है। और जिन्होंने ग्रुप देखा है, मेरा ग्रुप देख के जिन्होंने भी ये अगर किसी के दिल पे ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने ये बोला है, अभी वो थाने के अंदर बैठे हैं आके और वो खुद भी बोलेंगे चीज़ कि मैंने ये गलत बोला है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जितने भी लोग हैं उनको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने गलत बोला है और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ये चीज़ हमारे नबी ने सिखाया कि किसी को और हमारे कोई ऐसे नबी ने हमारे इस्लाम ने सिखाया कि माफ़ किया जाए और माफ़ हमने इसीलिए हमने उनसे बोला कि आप माफ़ी और उसी ग्रुप में आप वापस फॉरवर्ड कर दो अपना मैसेज, उनको संदेश पहुँचा दो आप जिनको ये पढ़ा है उनको और उनके लिए कि भाई ये चीजें नहीं गलत मैंने जो बोली है ये नहीं बोलूंगा मैं और आज के बाद में कभी नहीं होगी। रविवार को शहर के फायसागर इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचालन निकाला गया, जिसमें कई स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस पथ संचालन का क्षेत्रवासियों ने फूल की वर्षा करके स्वागत किया। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवक कदमताल करते हुए बैंड बाजे की धुन पर भारत माता की जय घोष लगाते चल रहे थे। वहीं पथ संचलन में शामिल एवं स्वयंसेवकों पर आम लोग पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी कर रहे थे। स्वयंसेवकों की कदमताल को देखते हुए लोगों ने इसका आनंद उठाया। उन्होंने भी उनकी हौसला अफजाई के लिए भारत माता की जय के नारे लगाए। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर और अंदर गंदगी का आलम है। शौचालयों की सफाई की तरफ किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है, जिसको लेकर यात्रियों ने और जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज मुखर की। अजमेर राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड की सीमा के अंदर स्थित शौचालय में गंदगी के आलम के कारण यात्री व उनके परिजन ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि शौचालय में बहुत ही ज्यादा गंदगी का आलम है एवं इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण महिलाओं को ज्यादा परेशानी हो रही है। पार्षद नरेंद्र तुंदवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों के शौचालय हाइजेनिक होने चाहिए, जिससे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत स्मार्ट शौचालय भी होने चाहिए। आज मैं मेरी वाइफ को बस स्टैंड छोड़ने आया था, बस के लिए जयपुर जाना था। जो बस में बैठाने आया तो थोड़ा सा आगे जा मैं पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए कोशिश की, कहीं मेरी नज़र गई तो महिलाएं बाहर की तरफ स्वच्छ कर रही थी। तो मैंने ये देखा तो इसकी तरफ गर्दन घुमाया तो पुरुष और महिला दोनों का शौचालय बना है। तो इसमें देखा गया कि किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो आप लोगों को मैंने इसलिए आमंत्रित किया कि आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को, जिला प्रशासन, रोडवेज प्रशासन जो है, नगर निगम और एडीए, इनको सूचित किया जाए कि इस गंदगी में किस तरह से हम अजमेर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि
धार्मिक नगरी अजमेर, जहाँ की ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी, पुष्कर ब्रह्मा जी की नगरी, यहाँ पे कई जायरीन ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं कि बाहर शौच करेंगी तो महिलाओं की जो गरिमा है उसको ठेस पहुँचेगी। मैं तो यही निवेदन करता हूँ महापौर महोदय से कि जल्द से जल्द इस शौचालय का वापस सौंदर्यीकरण किया जाए और इस पर इंडिकेशन लगाए जाएँ कि यह महिलाओं का है, ये पुरुष का है, और टाइल लगाई जाए ना। इस शौचालय में गेट हैं, गेट नहीं होने की वजह से महिलाएं सोचती गेट ही नहीं है तो कहीं और किसी दीवार के पीछे शौचालय कर रहे हैं। पास में ही यहाँ पर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, उसकी हालत भी बहुत दयनीय है और वो भी बहुत टूट फूट की हालत में है। तो यही निवेदन कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, जिससे कि बाहर से आने वाले जायरीनों को, शहर के आने वाली कई महिलाओं को, पुरुषों को बाहर शौच नहीं करना पड़े। अगर बाहर शौच नहीं होगा और शौचालय के रूप में काम में नहीं लेंगे लोग, तो बस स्टैंड साफ सुथरा रहेगा और स्वच्छ रहेगा। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कई अच्छे टॉयलेट बन रहे हैं, हाइजेनिक टॉयलेट बन रहे हैं, जिसके अंदर महिलाओं का सेपरेट और पुरुषों का अलग वही टॉयलेट बन रहा है। बहुत साफ़ सुथरा रहता है, जो कि आप देखेंगे कलेक्ट्री के वहाँ पे बना हुआ है। कलेक्ट्री परिसर के अंदर एक टॉयलेट बना हुआ है, कई जगह बना है शहरों में। तो ऐसा अगर टॉयलेट बनता है ना, महिलाओं को, पुरुषों को कई राहत मिलेगी। और इस सूचना के बाद, जैसे ही आपको मैंने बताया कि ये इस तरह की परिस्थिति यहाँ चल रही है, उसके बाद में रोडवे प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को भी एन टाइम पे एकदम भेजा कि यहाँ की सफाई करने के लिए, नहीं तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, देखने लायक नहीं थी। मैं जयपुर से कोई आ रहा, हमारा रिलेटिव, उनको लेना आया था। यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ का माहौल काफ़ी गंदा है। यहाँ साफ़ सफाई भी थोड़ी ठीक ढंग से होती नहीं है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए बस स्टैंड पे अच्छे से। काफ़ी भीड़ भड़का, काफ़ी गंदी वाड़ा रहता है यहाँ पे। और जो आप शौचालय देख रहे हो, या पीछे महिला शौचालय है, इसकी स्थिति आप देखो, यहाँ पे ना महिला का है, ना साफ़ सफाई का कुछ भी नहीं है, ना महिला शौचालय पे दरवाजे हैं, ना यहाँ पे लिखा है महिला पुरुष का कुछ। ठीक है, महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है। वहाँ सुलभ शौचालय बन रखे हैं, वो कोई पैसे लगते हैं वहाँ पे, कोई अफोर्ड कर पाए, कोई नहीं कर पाए, कोई कहाँ क्या करे, समझ रहे हो। महिला शौचालय के लिए व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे बढ़िया। स्मार्ट सिटी में तो ऐसे स्मार्ट नहीं बन पाएगा सब। प्रशासन ऐसे ढिलाई करेगी तो स्मार्ट कैसे बनेगा सर। जब नाम दिया प्रोजेक्ट में है अजमेर, स्वच्छता में नंबर 1 पे आता है अजमेर इंडिया में, और ये सस्ता अजमेर की। नागौर जिले के डेगाना में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक पिकअप अचानक पलट गई, जिसमें सवार 36 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 7 को अजमेर रेफर किया गया, वहीं कुछ को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसा डेगाना के निम्बोला कला गांव से 1 किलोमीटर पहले हुआ, जहां खेतों में काम करने वाले 4 गांवों के मजदूर एक पिकअप में सवार होकर जा रहे थे। माल ढोने वाली पिकअप में 36 लोग सवार थे। ऐसे में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। इससे गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन इडवा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं सख्त जख्मी मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया। लोगों का कहना है कि पिकअप तादाद से ज्यादा मजदूरों से भरी हुई थी। हादसे के बाद 7 लोगों को अजमेर रेफर किया गया, जबकि 36 लोग ईडवा भेजे गए हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद डेगाना सीआई पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बीच सड़क पर पलटी पिकअप की वजह से मौके पर जाम की हालात बन गए। मौका मुआयना करने पहुंची पुलिस की टीम ने जाम खुलवाया, साथ ही पिकअप को भी सड़क के बीच से हटाया। ये बमरला और सारंडा के बीच में जो रोड थी उसमें हादसा हुआ है। सुबह लेबर खेत में काम करने के लिए जा रही थी, इसलिए अचानक मोड़ में पिकअप या संतुलन होने की वजह से पलट गई। इससे 3 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको 6 लोगों को रेफर कर दिया अजमेर, उनको लेके आए हैं और बाकी लोग को छुट्टी दे दी गई। हम जो है वो कहाँ से निवासी? वो वहाँ के लोकल हैं, वहीं के उसी गाँव के हैं, जहाँ से बमरला से। हाँ, सीरियस नहीं है, बाकी थोड़ी चोटें लगी है हाथ में और सिर में, उनको रेफर करके यहाँ लाया गया है। बाकी तबीयत ठीक है, उनको छुट्टी दे दी गई है। वार्ड नंबर 80 में पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा आयोजित एक निःशुल्क योग शिविर का समापन रविवार को मुख्य अतिथि पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में योग लाभार्थियों को योग मैट भेंट की गई।
पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने योग शिविर में भाग ले रहे सभी नागरिकों को योगा मैट भेंटकर प्रोत्साहित किया। धर्मेंद्र गहलोत एवं वार्ड पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट हेमंत मीणा, सोनाली कंवर एवं अविनाश पवार योग प्रशिक्षकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्रीन आर्मी के कुलदीप सिंह गहलोत द्वारा योग प्रशिक्षकों को पौधा भेंट किया गया। इस 5 दिवसीय योग शिविर का संचालन आशीष शर्मा व दिव्य प्रकाश ने किया। पिछले 5 दिनों से एक निशुल्क योग शिविर का आयोजन वार्ड नंबर 80 के पार्षद श्री धर्मेंद्र सिंह जी चौहान के द्वारा किया जा रहा है, जिसका समापन आज रविवार दिनांक 21 मार्च को यहां पर किया गया है। और इस कार्यक्रम के समापन के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि हैं नगर निगम के पूर्व महापौर श्री धर्मेंद्र जी गहलोत। उनके द्वारा यहाँ पर भाग ले रहे लाभार्थियों को, जितने भी इस योग शिविर में जितने भी लाभार्थियों ने भाग लिया है, उनको योगा मैट वितरित की गई है और निःशुल्क रूप से वितरित की गई है और प्रोत्साहित किया गया उन्हें। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो योग प्रशिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, श्री हेमंत जी और मिस सोनाली और अविनाश जी, उनको भी हमारे पार्षद श्री धर्मेंद्र जी गहलोत और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र जी गहलोत और ये चौहान साहब ने इनको स्मृति चिन्ह दे करके और योगा मैट दे करके सम्मानित किया है। साथ ही साथ अजमेर ग्रीन आर्मी के श्री कुलदीप सिंह जी गहलोत के द्वारा हमारे योग प्रशिक्षकों को निःशुल्क रूप से पौधे वितरित किए गए हैं और इस कार्यक्रम का आज समापन किया गया है। कितने दिन तक चला था? यह कार्यक्रम 17 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया था, जिसका समापन आज रविवार को किया गया 5 दिन। रुचि डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा कोरोना काल में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। संस्था से जुड़ी हुई रिचा वर्मा ने बताया कि रुचि डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा हर वर्ष अपनी कला को निखारने हेतु प्रतिभागियों को मंच उपलब्ध कराया जाता है, जिससे समाज के हर कला को प्रस्तुत कर सके। इसी को लेकर पिछले वर्ष मार्च से कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपनी कला निखारने के लिए लगभग 30 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्हें आज कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। शहर के राजनीतिक व कई गणमान्य लोग इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना योद्धा का सम्मान समारोह है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रतियोगिता रखी गई थी लॉकडाउन के दौरान हमारी संस्था द्वारा, जिसमें अजमेर, राजस्थान और पूरे भारत से कई क्षेत्रों से अपने यहाँ पे प्रतियोगिता आई थी। उनके विजेता का सम्मान समारोह है। कोरोना वॉरियर में कभी सभी डिपार्टमेंट से हम लोगों ने कुछ जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया था बखूबी, उन लोगों का सम्मान समारोह है। तो उसके साथ विजेताओं का स्वागत सम्मान समारोह। ये रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी वाला प्रोग्राम है, ये हर तरह से सफल होता है। इसमें गरीब महिलाओं के लिए भी कई बार काम किए गए हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष और इनकी टीम बहुत अच्छा काम करती है। रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी में मैं एज अ आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सारी जितनी भी मैम ने अरेंजमेंट्स किए हैं वो यहाँ पे बहुत ही बेहतर है। मैं अंतिमा टोगरा, धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम और भी होते रहते हैं महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल, मैम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करती रहती हैं, लड़कियों की हेल्प करती रहती हैं। और जब लॉकडाउन लगा उसमें भी उन्होंने सभी को खाना प्रोवाइड करवाया। ऐसी बहुत सी सेवा मैम के द्वारा हमेशा की जाती है। वार्ड नंबर 35 में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को ने अपनी बीमारियों को लेकर डॉक्टरों से राय मशवरा किया। साथ ही जिन लोगों में तकलीफ ज्यादा थी उन्हें इलाज व दवाइयाँ मुफ्त दी गयी। शिविर में लोगों ने अपनी बीमारियों को लेकर डॉक्टर से राय मशवरा किया और जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ थी उन्हें इलाज भी उपलब्ध कराया गया। शिविर में आए सभी मरीजों की जांच भी निःशुल्क की गई, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सहारा मिला। शिविर में हड्डियों की बीमारी से ग्रसित मरीज ज्यादा आए, जिनकी जाँच करके उन्हें आगे के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया। हमारे वार्ड 35 में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए डॉक्टर द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, जिनमें डॉक्टर मयूर गोयल और डॉक्टर सुराना जी हैं जो बच्चों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इसमें जैसे जो जोड़ों की दर्द,
जकड़न, खांसी, जुकाम, मौसमी बीमारी जो भी है उन सभी के लिए सुविधाएं दी जा रही है, जिनसे हमारे सभी वार्डवासियों को लाभ मिल सके। और निःशुल्क 1500 रुपये वाली निःशुल्क जांच की भी सेवा दी जा रही है। इसमें अब तक लगभग कितने पेशेंट आए? जी, हमारे कम से कम 150 से ऊपर तक अभी पेशेंट आ चुके हैं। ये आज हमने एक निःशुल्क कैंप लगाया है वार्ड नंबर 35 में, जिसमें हमने बच्चों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 17 साल तक के बच्चे और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब किस तरह की बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है अभी इस समय? जैसे मौसमी बीमारियां जैसे जुकाम, खांसी है, बच्चों में उल्टी, दस्त वगैरह, बुखार आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और साथ में बच्चों का वज़न नहीं बढ़ना, भूख नहीं लगना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। या बच्चे जैसे मिट्टी खाते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको हम एक एक करके डील कर रहे हैं और इसका इलाज कर रहे हैं। कोरोना महामारी में सब घर पे रहते थे, सबने बहुत काम किया है, सबने बहुत आराम किया है, तो उस वजह से जोड़ों की तकलीफ़ होने लगी है सबको, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी है, कुछ वज़न बढ़ा है तो उसके कारण भी मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है। तो इन सब का निवारण करने के लिए आज हमने यहाँ कैंप लगाया है। दर्द से तो इसके क्या उपाय हैं? जैसे वज़न कम करना, कुछ सही तरीके से उठना बैठना, हर 30 से 40 मिनट में अपना पोजीशन चेंज करना, और हर एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो आपको दर्द जहाँ आ रहा है या खिंचाव आ रहा है तो उसके लिए एक्सरसाइजेस करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना पड़ता है। और वज़न मेंटेन करने के लिए वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना। आज यहाँ पर किस किस तरह की जांचें हो रही है? यहाँ पे BMD चेकअप हो रहा है, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन हो रहा है और बच्चों के डॉक्टर हैं वो कंसल्ट कर रहे हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने जियारत करवाई। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने जियारत कराई और अपनी गद्दी पर ले जाकर दस्तारबंदी की। आतिफ रशीद के साथ दरगाह कमेटी के नाजिम अशफाक हुसैन, सचिवालय से वजाहत हुसैन, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जलालुद्दीन आदि मौजूद थे। दरगाह जियारत के बाद आतिफ रशीद ने नमाज अदा की। दरगाह के बुलंद दरवाजे के नीचे दरगाह कमेटी के नाजिम अशफाक हुसैन ने सभी की दस्तारबंदी की। आतिफ रशीद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ आए हुए हैं एवं कई योजनाएं भी उन्होंने बनाई है जो 3 दिनों के बाद प्रेस में बता दी जाएगी। आतिफ हुसैन ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। और आज मैं ख्वाजा खाजगान सैयदना हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में अकीदत के फूल पेश करने के लिए आया हूँ। पूरे मुल्क में अमन, भाईचारा, कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफाक बना रहे, आज हमने इसकी दुआ करी और उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क सभी के साथ एक साथ मिलकर एक सुपर पावर जो बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके एक नए युग की शुरुआत यहाँ से होगी। हमने, मेरे साथ माइनॉरिटीज़ कमीशन की डायरेक्टर भी मौजूद रही और हमने यहाँ पर यहाँ के लोगों से मुलाकात भी करी और अपने ख्यालात जो थे उनके साथ साझा भी करे और खिराज अकीदत पेश। सर, माइनॉरिटी को लेकर नई स्कीम, नई योजना क्या क्या निकाली गई? देखिए, ऐसा है, माइनॉरिटी को लेके हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, इसकी मेरा 3 दिवसीय दौरा है जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से शुरू हुआ है। कल संवाद कार्यक्रम रहेगा और परसों चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर और अन्य अधिकारियों के साथ रूपरेखा तैयार होने के बाद मैं प्रेस को ताज़ा जानकारी तब दूँगा। सर, ये बताइए, पुराने बजट के अंदर अभी कुछ नया बजट और आया है क्या माइनॉरिटी को लेकर? उस सब पर डिस्कशन मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।